बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा चीन और उसके समरात और क्या तय पाया दौरा चीन के दौरान, पाकिस्तान को क्या मिलेगा, कितनी अहमियत का हामिल था यह दौरा और आज पार्लियामेंट में इस दौरे के हवाले से क्या बात हुई, ये होगा हमारा मौजू। और साथ ही कुरम एजेंसी में पेश आए वाक़े का भी जिक्र करेंगे कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन एक बार फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस तरीके से इस्तेमाल हुई है। बलूचिस्तान ख़ास तौर पर दहशत गर्दी में एक बार फिर धकेला जा रहा है और आपकी ये जो लाइन है अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर, इसके ऊपर भी ऐसे वाक़यात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्यों ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से ये हो रहा है और इसके पीछे कौन कौन से मुहर्रिकात हैं, आज इस पर करेंगे बात। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब दौरा चीन मुकम्मल हुआ, वज़ीर आज़म साहब बड़ी उम्मीदें लेकर लौटे हैं, बड़े ऐलानात भी हो रहे हैं और इस सारे चीज़ के तनाजुर के अंदर अगर आप वन लाइनर कहें कि इस दौरे का हासिल वसूल क्या है? मेरा ख्याल है इस दौरे का वही हासिल वसूल है कि एक तवील अरसे से जब पाकिस्तान हुकूमत गुमगू की कैफियत में थी कि रिश्ता दोनों तरफ से आए हुए थे और कबूल किसको करना है। अच्छा, वो सुना है उसने स्वयंवर की रस्म ताज़ा की वाली बात है ना, तो स्वयंवर था। और पाकिस्तान में आपको बताऊँ, मैंने आज कॉलम भी इस पर लिखा है, आज आया है, मुझे मौलाना सूफ़ी बरकत अली साहब जो थे ना, उनकी बात याद है, दारुल एहसान वाले। उन्होंने कहा था एक वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले होंगे। अच्छा, हम उस वक़्त इतने लाडले हो चुके हुए हैं दोनों तरफ के कि आप सोचें कि 1979 में जो फ़िक्रे हमारे बारे में आके रेगन ने बोले थे और उसने कहा था जिमी कार्टर ने पाकिस्तान के साथ तल्लुकात को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, $2 मिलियन ऑफ़र किया जिसको ज़िया ने पीनट कहा मैं पता नहीं कितने दूंगा और ये पता नहीं पाकिस्तान क्या चीज़ है। आप खुद सोचें कि इतनी हमारी उस वक़्त अमेरिका के लिए अहमियत थी। चीन तो एग्जिस्ट नहीं करता था उस वक़्त उस सतह के तौर पर, रूस एग्जिस्ट करता था और रूस के ख़िलाफ़ हम एक तरफ पार्टी में थे और रूस के हमारी हैसियत रूस के सामने कुछ नहीं थी, हैसियत एक दुश्मन के कि पाकिस्तान उस दौरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम परसू करता रहा है और प्रेसिडल अमेंडमेंट भी आ गई थी। और प्रेसिडल अमेंडमेंट आई थी तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट देना होता था प्रेसिडेंट ने कि पाकिस्तान जो है वो कोई एटम बम नहीं बना रहा और हर 6 महीने बाद देता था। और जानते हुए सैमर हर्ष की स्टोरी आ चुकी हुई थी, यहाँ तक कि कुलदीप नैयर को मिशाल सैन ने कोटा का विजिट करवा दिया था, तब भी हमारे जो थे ना वो होते रहे, अपना हमें एड मिलती रही। वही कैफियत जो है अब आई है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत के बारे में गुफ्तगू हो और भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप का तज़किरा हो। यानी साफ़ी ने उससे पूछा, कभी राहुल गांधी, हमने शायद उसका जिक्र भी किया था राहुल गांधी की स्पीच का, कि राहुल गांधी ने तकरीर करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ ने पाकिस्तान को चीन की तरफ धकेल दिया है। और आप मुझे बताइए कि क्या वाकई ऐसा हुआ है? आप भी उनके बयान से मुत्तफ़िक़ हैं? तो उसने कहा कि मैं इस बात पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान और चीन खुद अपने तल्लुकात के बारे में खुद बात करें। सही। दूसरी बात उसने फिर आगे उसने पूछा है कि चीन पाकिस्तान के साथ इतना करीब हो गया, लगता है कि अमेरिका ने छोड़ दिया। हाँ। उसके ऊपर फिर यानी अब कमाल है, क्या आपने तलाक दे दी है? उसने कहा नहीं। उसने कमाल की बात आप देखें, उसने सिचुएशन जो जबरदस्त किया, उसने कहा कि हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि हमारा जो रिलेशनशिप है एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव किस्म का रिलेशनशिप, हमारा पैकेज बड़ा है। पैकेज बड़ा। उसने कहा कि हम पूरी दुनिया के सामने हमने ये रखा है कि हमारे साथ दोस्ती करके, ये नहीं कि आप चीन के साथ दोस्ती ना करें, आप करें, लेकिन ये हम देते हैं और ये चीन देता है। जो चीन ऑफर कर रहा है वो हमारे मुकाबले पे उतनी नहीं है जितनी आप समझते हैं। लेकिन वो फिक्रा जो कम से कम 38 साल के बाद दोबारा दोहराया गया, यानी मुशर्रफ की तमाम तर सूरत हाल में नॉन नेटो अलाई हो गए थे हम कुछ, लेकिन पाकिस्तान इज स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूनाइटेड स्टेट। स्ट्रेटेजिक कहते हैं तस्वीराती, जंगी, हरबी, हर मामले के अंदर। वी हैव एन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद एंड इट इज अ रिलेशनशिप दैट वी वैल्यू अक्रॉस ए नंबर ऑफ फ्रंट्स। कई महाजों के ऊपर हम इसकी कदर करते हैं इस रिलेशनशिप की। एक तो ये सूरत हाल है कि अमेरिका कहता है कि भाईजान हमें तनहा मत करो इस इलाके से। उसकी एक वजह है कि चीन और पाकिस्तान अगर यूं लाइन खिंच जाती है इंडस के साथ साथ इस तरफ, और भी आप नीचे रावी के साथ भी आ जाए, इतना नीचे का इलाका भी, ये पट्टी भी साथ शामिल करने
100-150 किलोमीटर विड्थ की। तो उसके बाद अमेरिका इस पट्टी से लेके यूक्रेन तक इस पूरे खित्ते से गायब हो जाता है, उसकी कोई प्रेजेंस नहीं है। अफगानिस्तान से धक्के मार के निकल चुका है, ईरान से उसकी प्रेजेंस खत्म हो चुकी हुई है, इराक और शाम के अंदर जिस किस्म की लड़ाई और ईरान के प्रॉक्सीज चल रही हैं, अमेरिका अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर सकता। रह गया यूएई और सऊदी अरेबिया, वो इस तरह के कमज़ोर मुल्क हैं कि जिनको 4 हूसी जो हैं वो डरा धमका के उनको उस लेके आते हैं कि इजराइल का अपने पेट्राइट मिसाइल जब भेज देता है उनको। इसके बाद चाइना आता है। अब चाइना के बारे में हमारे बारे में डावाडोल पॉलिसी थी। सच्ची बात यह है कि इमरान खान साहब को और बल्कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट, मैं इसमें इमरान खान साहब को भी कसूरवार नहीं ठहराता, ना मैं नवाज शरीफ को ठहराता हूँ, ना मैं जरदारी को ठहराता हूँ। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं, कुछ भी कह लें आप, ये किसी इस्टेब्लिशमेंट ही लेती है। और इस्टेब्लिशमेंट ही डिसाइड करती है कि कौन सा तैयारा हमको अच्छा रहेगा, कौन सी रिलेशनशिप हमको अच्छी रहेगी। बड़ी साफ सी बात है। अगरचे के फॉरेन ऑफिस के बाबू उसको लिखते हैं, क्योंकि वो लिख वही सकते हैं, ये लिख नहीं सकते। अच्छा। ये ड्राफ्ट नहीं कर सकते, ड्राफ्ट वही करते हैं, जुबान वही उनकी बोलते हैं, एक जॉइंट किस्म की। फिर वो बड़ी आराम से कहते हैं कि हमने पेंटागन भी तो देखें, फीडबैक करता है। लेकिन इसके बाद हुआ ये है कि जो फिक्रे आए हैं, खुसूसन 13वां और 14वां सेंटर जो जॉइंट से, मैंने अपनी 32 साल की नौकरी में इतना बड़ा जॉइंट कम्युनिके नहीं देखा कि जिसके 32 जो हैं वो मुख्तलिफ पैरे हों और कई सफ़ात पर मुश्तमिल हों, और एक एक चीज़ को उन्होंने उसमें तय किया। हुकूमत तो कह रही है कि हम जो चीन से लेने गए तो उससे तवक्कुआत से बढ़कर मिला। मैं आपको बताऊं, आज से 5-1 साल पहले, 3 साल, इमरान खान की गवर्नमेंट आई हुई 4 साल, इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं लेकिन और सब यहाँ में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो अमेरिका कह रहा है कि जो पाकिस्तान को चीन वो नहीं दे सकता जो हम दे सकते हैं, चीन के पास वो ऑफर करने के लिए नहीं है। मतलब अमेरिका क्या ऑफर कर रहा है, चाहता क्या है अमेरिका पाकिस्तान को क्या दे रहा है? अमेरिका, पहली बात यह है कि अमेरिका को बस साबित करना पड़ेगा कि कुछ दे सकते हैं। अमेरिका यही दे सकता है ना कि पाकिस्तान के तमाम जो है लोन जो हैं शट ऑफ करवा दे और पाकिस्तान अपनी उस पट्टी पे चल जाए, जैसे उन्होंने बाकी मुल्कों के अंदर किया। रूस ने, उसने मिस्र में किया, उन्होंने टर्की को किया, स्टेबलाइज किया। इवन अमेरिका ने जिस वक्त सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई है तो आपको पता है कि मार्शल प्लान आया था, और पूरी की पूरी जो यूरोप में इंग्लैंड तबाह हो चुका हुआ था, फ्रांस तबाह हो चुका हुआ था, बेल्जियम तबाह हो चुका हुआ था, जर्मनी तबाह हो चुका हुआ था, पोलैंड, सारे मुल्क तबाह हो चुके थे। तो मार्शल प्लान के तहत इन सारे मुल्कों ने दोबारा 2-3 इमारतें रह गई थी, उनको दोबारा सेट किया। चीन जो है वो ज़ाहिर बात है आपको उस तरह, अब या तो चीन मुकम्मल तौर पे कह देगा कि आप निकल जाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात सवाल ये होता है, अगर आप चाइना के साथ ताल्लुकात रखते हैं तो फिर आप किस किस्म की मंडी में जाकर अपने टेक्सटाइल बेचेंगे? ये अमेरिका आपको ऑफर कर सकता है, फिर आपके अमेरिका के अंदर आपकी। लेकिन अमेरिकी महकमा खारजा ने एक सवाल तो ये भी कहा ना, ये तो मुमकिन नहीं है कि आप चीन के साथ ताल्लुकात रखें हमारे साथ ना। उन्होंने कहा है, देखिए मेरी बात उस्मान साहब, बेसिकली अमेरिका करना चाहता है आइसोलेट रूस को। इस वक्त अमेरिका की आप देखें 1 घंटा 12 मिनट की ब्रीफिंग है, उसमें रूस के ऊपर तकरीबन 1 घंटा बोले वो। अच्छा, उसने टर्की की एक तारीफ की है कि टर्की हमारा नेटो अलाई है, उसने यूक्रेन के बारे में बातें की हैं, उसने कहा है कि ये जो रूस जो है ये हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। हर जो है शहर जो है यूरोप का, खा वो स्वीडन का हो, खा वो डेनमार्क का हो, खा वो फिनलैंड का हो, खा वो आइसलैंड का हो, खा वो इसका फ्रांस का हो, ये उसके निशाने पे है। और अगर एक दफ़ा वहाँ बारूद का धुआं उड़ा तो इस बारूद के धुएं में बास्फोरस भी आ जाएगा और मेडिटेरियन भी आ जाएगा और रौदबार इंग्लिस्तान भी आ जाएगी और नॉर्थ सी भी आ जाएगा। ये इतना बड़ा उनके लिए मसला है जबकि रूस का है। लेकिन चाइना जो है, अब सबसे बड़ा बात यह है कि वो कहते हैं कि चाइना के साथ लड़ाई लेने। आप देखें अमेरिका पहले भी यही उसकी पॉलिसी थी। जिस वक्त वो कोल्ड वॉर लड़ रहा था, आपको पता है कि किसिंजर जो था वो पाकिस्तान के थ्रू मौ तुंग से मिलने के चक्कर में था और कोल्ड वॉर अपनी पीक पे थी। यानी मिसाइल क्राइसिस जो आया है, जब क्यूबा में रूस ने अपने मिसाइल भेजे हैं तो कैनेडी पूरी रात टीवी स्टेशन पर रहा था, अब पूरी रात तकरीर करता रहा था, कौम से बातें करता रहा था कि जब तक मिसाइल वापस नहीं जाएंगे मैं टीवी से पीछे नहीं हटूंगा। और जब वो 65 की बात है, जब वो मिसाइल वापस किए थे रूस ने, उसने कहा था एक्ट ऑफ वॉर है। उस वक्त अमेरिका
چین کے ساتھ دوستی کی پینگیں بنانا شروع کر چکا تھا تھرو پاکستان. اور یہ اتنی بڑی ڈپلومیٹک موو تھی جس کو آج تو سارے ایکنالج کرتے ہیں. پنگ پانگ ڈپلومیسی کہ کیسے کسنجر کو لے گئے. اور آپ خود سوچیں کہ اس میں وہ لکھتا ہے, میں پیپرز جو پرانے پڑھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اس نے اس وقت چائنا کے مسئلہ ریلیشن شپ کیسے تھی. اس نے کہا کہ ہم نے چین کو کہا کہ اپنا پاکستان کی جو ایسٹ پاکستان ہے وہاں پر فورسز جو آ گئی ہیں تو تم کچھ کرو. تو ہمیں اٹر سرپرائز چین نے ہمیں 1 مہینہ کا جواب نہیں دیا تو وہاں داخل. پھر ہم نے روس کو کہا کہ تم انڈیا کو روکو, یہ ساورینٹی کا مسئلہ ہے. تو روس نے بھی کچھ نہیں کہا اور ہمیں پتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے. پھر وہ جب مغربی پاکستان پہ آئے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں, اگر مغربی پاکستان میں انڈیا نے قبضہ کر لیا تو وہ لکھتا ہے ہینری اپنا کسنجر بھی لکھتا ہے اور وہ بھی لکھتا ہے نکسن بھی, تو پھر تو ہم تو نکل گئے. پھر تو انڈیا سے لے کے یوکرین تک سوویٹ یونین ہو جائے گا. تو پھر ہم نے انڈیا کو کہا کہ لیکن چین کا ہمارا تعلقات لیوکوام تھا. آج چین کا تعلقات کیا ہے اب سنیں. both sides expressed their strong determination, سخت قسم کی determination, مضبوط قوت فیصلہ to safeguard CPEC from number 1 all threats. ابھی آپ پہ بات آئے گی and negative propaganda. ٹھیک ہے, اس لیے ذرا سا ہوشیار. Pakistan reaffirmed its commitment to making all-out effort for the security of all Chinese personnel, projects and institutions in Pakistan, and the Chinese side expressed its appreciation for the measures taken by Pakistan in this regard. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سی پیک بن گیا آپ کا ساورینٹی اینڈ سیکورٹی اینڈ ڈیفینس کا مسئلہ. اب نہ پروپیگنڈا ہوئے گا جناب, ٹھیک ہے, کہ جناب یہ چینی آ گئے جو خود حکومتی پروپیگنڈا کر رہے ہوتے تھے, جو بیانات جاری کرا رہے ہوتے تھے, ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی اور یہ ہوگا, مہنگے داموں قرضے ہم نے لے لیے, اب ختم بند. اگلا, both sides observed that the CPEC was a win-win enterprise and pivotal for the regional prosperity. یعنی سی پیک صرف پاکستان نہیں, چین اور اس کے لیے, and enhanced connectivity as an open and inclusive initiative. Third parties were welcome to benefit from the investment opportunity in CPEC. اب یہ اس میں تھرڈ پارٹی جو ہے وہ روس ہے. اب یہ عمران خان صاحب کا دورہ بڑھا گیا ہے کامیاب. اب اس دورے کو ہمیشہ ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ اس دورے کو جس طرح کے دورے ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک نیگیٹو ٹرینڈ چلتا ہے, اور وہ ہے ہماری سول بیوروکریسی میں اور ملٹری بیوروکریسی دونوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنا فرنچائز ہے. اچھا, اور ہر اپنے فرنچائز کے حساب سے چلتا ہے کہ میں نے کیسے اس کو خراب کرنا ہے. یہ جب راحیل شریف کیا تھا اس زمانے میں بھی اسی طریقہ کا صورتحال پیدا ہوئی تھی. اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ وہ جو روڈ بننی شروع ہوئی تھی اتنی ایکٹیولی شروع ہوئی تھی, 50,000 کے قریب لوگ ریکروٹ ہوئے تھے, سب کچھ ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد حسن اقبال صاحب سے پوچھیں تو کوئی جواب نہیں دیتے اس کا. پھر اس کے بعد جھگڑے کس بات پہ پڑ گئے تھے کہ اکنامک زون کہاں بنیں گے, ہاں جی, روٹ ادھر سے نکالو, روٹ ادھر سے نکالو. مولانا فضل الرحمان آ گیا تھا, فلانا آ گیا, جو پختونخوا والے آ گئے تھے, بلوچستان والے آ گئے تھے, دوسرے تیسرے. پھر اس پہ کوئٹہ کے وکیلوں کا ہو گیا تھا اپنا کیا نام ہے دھماکہ ہو گیا تھا, وہاں وہ لوگ چلے گئے تھے. پھر گوادر میں تھوڑی سی صورت. دیکھیں بلوچستان میں چائنیز کی اس چیز کی سیکورٹی جو ہے اس کو دیکھنا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے. When China himself is involved, اس لیے کہ آپ کا یہ اتنا سا ایک جیسے کہتے ہیں پیچ ہے پاکستان کا, اور اس پیچ کے اوپر سیٹلائٹ سے کنٹرول کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ if both sides determined and effectively determined. تو میں اکثر اوقات ہمارے بلوچ بھائیوں سے کہتا ہوں, اکثر اوقات ہمارے اور بھی دوست کہتے ہیں کہ دیکھو بات سن, یہ جو انٹرنیشنل فورسز ہوتی ہیں اس میں ہاتھیوں کے اندر مینڈک بڑی بری طرح کچلے جاتے ہیں. اب چائنا کا مفاد ہے اور لڑائی کس کی ہے, امریکہ کی, اور آپ کا ہونا کیا ہے, اب پاکستان کے ہم ہو جو باقی اس ساری جنگ کے اندر یا تو ہم کچلے جائیں گے جیسے ریڈ انڈینز کچلے گئے تھے, اور یا ہمیں وہ میوزیم بنا کے رکھ دیں گے کہ جی یہ بلوچ کلچر ہے, تو یہ پشتون کلچر ہے, تو یہ سندھی اجرک ہے, تو پنجابی کلچر ہے. تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ جس ایک طرف ہو کے اس سائٹ کو انجوائے کرو اور اس سائٹ کے ساتھ اپنے بینیفٹس کو لو, اور آپ سروائیو کرو گے. ضرورت آپ کے علاوہ تو کوئی نہیں. دیکھیں آج میں پڑھ رہا تھا کہ 1,10,000 چائنیز ہیں پاکستان میں اس وقت. کوئی اسی اور ملک کے اتنے لوگ نہیں رہے پاکستان میں, اور یہ ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا.
लेकिन जिस वक्त तो पूरी एक्टिविटी शुरू होगी, जो उनकी फैक्ट्रीज लगेगी, सारा कुछ लगेगी, तो आप जब कल साथ होंगे तो बात वही मातिर मोहम्मद की कि चाइनीज 3% है, 90% को कंट्रोल किया हुआ था इकोनॉमी में। हमने उनको आहिस्ता आहिस्ता 30% पे लाए, फिर 60% पे लाए, फिर उनको 30 और 90 पे 70 पे ले आए, अब बेहतर हो गया। तो ये करेंगे, सर्वाइव करेंगे, वरना पत्थर हैं, पहाड़ हैं, रेगिस्तान। चले जी, देखते हैं, अल्लाह ताला करे कि अच्छी खबरें हम सुनने को मिलें। यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कुर्रम एजेंसी में पेश आए वाक़े का कि अफगानिस्तान की सरजमीन एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल क्यों हुई। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़श्ता दिनों कुर्रम एजेंसी के इलाके से अफ़गानिस्तान की तरफ से हमला हुआ, पाक फ़ौज के जवान शहीद हुए और पाकिस्तान ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और नई जो हुकूमत है अमारात इस्लामी की, उस बात को यकीनी बनाए कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अफ़गानिस्तान हुकूमत के नायब तर्जुमान जनाब इनामुल्लाह समगानी साहब। गुज़श्ता दिनों भी हमारे साथ थे और बड़ी तफसील से उन्होंने हालात बयान किए थे। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से इनसे पूछते हैं और जो ये वाक़या पेश आया कुर्रम एजेंसी के अंदर और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया, इसके बारे में आपकी हुकूमत की क्या इतलात हैं और अब तक क्या कार्रवाई उस जानिब हुई है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इमारत इस्लामिया ने जैसा कि दोहा एग्रीमेंट के जरिए वादा किया था और इसी तरह हमेशा दूसरे मुल्कों को इत्मीनान दिलाए, बहुत वाज़ेह और रोशन मौक़िफ़ रखता है कि किसी को भी अफगानिस्तान की सरजमीन दूसरे ममालिक हमसाया मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता। अलबत्ता ड्यूरल लाइन के अतराफ़ और हदूद में कभी कभी सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ वाक़यात पेश आते हैं। मुहीद यूसुफ साहब के ताज़ा दौरे अफगानिस्तान में भी इसी मसले पर बात हुई है और दोनों मुल्कों के दरमियान इस पर इत्तफाक हुआ है कि आइंदा के लिए ड्यूरल लाइन के अतराफ़ और हदूद में सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ मसाइल और वाक़यात से निपटने के लिए मेकनिज़म बनाने पर काम होगा। हम चाहते हैं कि दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे से मुतमईन रहे और पेशामदा मसाइल को पुरअमन तौर पर बातचीत के ज़रिए हल करें। खुद अफगानिस्तान 4 दहाइयों के बाद पहले बार हालत जंग से बाहर निकला है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने जंगज़दा मुल्क और अवाम को अपने पाँव पर खड़े करें और हम हरगिज़ ये नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में या हमारे दूसरे हमसाया ममालिक में जंग हो। हम चाहते हैं कि इलाके में अमन हो और हमारे इलाके के रफ़ा और तरक्की भी अमन से ही वाबस्ता है। तो इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने तरफ से इत्मीनान देते हैं अपने सारे हमसाया ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान को कि हमारी सरजमीन किसी तौर पर भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और हम अपने वादे पर कायम हैं। अच्छा, इस ताज़ा वाक़े के बारे में आपके पास क्या इतलात हैं? ये कौन लोग थे, किस इलाके से आए और क्यों हमला किया, और इनके बारे में कोई अभी कार्रवाई आप लोगों ने की है? कोई क्या इतलात है इस बारे में? तो इस सिलसिले में दोनों मुल्कों के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो आपस में अपने मालूमात शरीक करेंगे, उस पर बात होगी और मालूमात की बुनियाद पर अगर सबूत हो और शवाहिद हो तो हम अपनी तरफ से वादा दिलाते हैं कि हम अपने इक़दाम करेंगे और किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि अफगानिस्तान के सरजमीन को किसी और के खिलाफ इस्तेमाल करें। समगानी साहब, आखिर में एक बात के दाइश का ख़तरा आप लोगों के लिए भी है और हमारी तरफ भी है। आप क्या समझते हैं कि दाइश के महफूज ठिकाने अफगानिस्तान में किस तरफ होंगे? ड्यूरल लाइन की तरफ हैं या फिर ताजिकिस्तान के बॉर्डर की तरफ हैं? ज़्यादातर कहाँ आपको ख़तरात महसूस होते हैं? सबसे पहले बात यह कि अफगानिस्तान में दाइश का एक भी महफूज ठिकाना नहीं है, उनका कोई खुली वजूद नहीं है। हमने उनके खिलाफ बहुत अच्छी ऑपरेशन की है, उनके खिलाफ हमारे बहुत ज़्यादा इक़दाम हुई है। वो लोग अफगानिस्तान में किसी भी जगह महफूज ठिकाना नहीं रखते। अलबत्ता ये हो सकता है कि उनके कहीं मख्फी ठिकाने हो और उनके ज़रिए वो लोग अफगानिस्तान में भी कभी कभार कोई मसला पेश करते। तो लेकिन हमारी ये कोशिश है और हम अपने लोगों से, दूसरों से ये वादा करते हैं कि किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे जो हमारे मुल्क के लिए या दूसरे मुल्कों के लिए
उनके अमन के लिए खतरा हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने हमें वक्त दिया, बहुत मेहरबानी। अच्छा, पहली बार पाकिस्तान की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल और साथ ये उम्मीद भी है कि जो नई हुकूमत है, इंटरिम गवर्नमेंट है। एक बात सुना कि दोनों बॉर्डर जो है ना, मतलब एक बॉर्डर, दोनों बॉर्डर्स के ऊपर हम एक ज़माने में बॉर्डर मीटिंग्स हुआ करती थी, अफगानिस्तान के भी और ईरान के भी। वो ईरान का मर्ज़बान होता था, जहाँ हमारे हर महीने एक बॉर्डर मीटिंग होती थी। अफगानिस्तान में तो कभी भी इस तरह की बॉर्डर मीटिंग का रवाज नहीं रहा, ना करज़ई के ज़माने में रहा, ना किसी और ज़माने में रहा। हम अपनी दुर्फंतनियाँ छोड़ते थे, वो अपनी दुर्फंतनियाँ छोड़ते रहते थे, लेकिन उस तरफ बॉर्डर मीटिंग होती थी और उसके बावजूद भी वो उनके लोग भाग के इधर आते थे, यहाँ के लोग भाग के उधर जाते थे, वो जाके लेके आते थे। मुझे याद अच्छी तरह कि ये जो एक दफ़ा एक अपना खलीफा बिन ज़ैद के एक कैंप के ऊपर फायरिंग कर कुछ लोग भागे थे, तो ज़ायदान से जाके हम पकड़ के लेके आए थे। हमारे लोग उनको बाकायदा एक्सेस देते थे जान, इसलिए उनके बंदे थे वो पाकिस्तान जहाँ कोयटा में आके अफगानिस्तान के साथ कोई मैकेनिज्म नहीं बना था। ये जो उन्होंने बात की है ना कि मजीद यूसुफ के साथ अगर दोनों फोर्सेस आपस में मिल जाएं तो फिर तो ड्यूरल लाइन पे कुछ भी नहीं कोई कर सकता। और वो दाइश के ऊपर सही कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल किया। बलोच, मैं कल भी बात की थी एक जगह, उस दिन भी प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि बलोच इंसर्जेंट और ये TTP, ये अब इस वक्त इनके लिए कोई रास्ता नहीं था वहाँ रहने का। अब वो यहाँ पर आके अपनी एक एश्योरेंस दिखा रहे हैं, क्योंकि दोनों को फंडिंग ही एक तरफ से आती है। उस फंडिंग में अगर आप नाकारा हो जाए तो फिर आपको पैसा नहीं मिलता, फिर आप कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ता है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इसलिए उन्होंने बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया। आपका कहने का मतलब यह है कि बलोच जो अस्करियत पसंद हैं वो मिल गए हैं TTP के साथ, शुरू से थे। मैं आपको बताऊं, एक ज़माने में होता ये था कि आज से तकरीबन कोई 10 साल 11 साल पहले जब कोयटा में लोग मरते थे ना बहुत ज़्यादा, तो होता ये था, वो कहते कि अगर कोई सुन्नी मरेगा तो हम उसको ऑन कर लेंगे बलोच, और अगर कोई शिया मरेगा तो तुम उसको ऑन कर लेना। अच्छा, तो वो बड़ा एक रेगुलर फीचर था, इसीलिए तो हज़ारों का वो सारा मरने मराने का चक्कर चल रहा था। मैं उन लोगों को जानता हूँ कि वो कहाँ से वो चले थे। वो बाप करम खान रोड पे किसका डेरा था, फिर वहाँ से फिर सिपलिंजी में किसका डेरा बना, और कौन वहाँ से कानक के इलाके से निकलता था, और कौन ये बड़ा एक रेगुलर किस्म की उनकी आपस में हो गई हुई थी, क्योंकि पीछे फीडबैक एक तरफ से आती थी, पैसा एक तरफ से आता था। जाहिर बात है, आप इस वक्त अफगानिस्तान में जाके या किसी दूसरे के मुल्क में जाके पनाह लेते हैं तो दूसरे के मुल्क में पनाह, एक तो दूसरे की आपको बड़ी ऑब्लिगेशन बन जाती हैं, तो जो वो कहता है उसको आपको करना पड़ता है। फिर जब आप वहाँ रहते हैं तो आप ना तो आपको कोई खेत होता है, ना कोई घर होता है, ना कोई खलियान होता है, आपको रेगुलर पैसा चाहिए आपके खाने पीने के लिए। जब खाने पीने के लिए चाहिए तो फिर लड़ने के लिए भी पैसा चाहिए, फिर आपको असला भी चाहिए। कोई ऐसा बढ़ देगा, मुझे बताएं कौन है जब बलोच इंसर्जेंसी को सपोर्ट करता। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो नोशकी में हमारे एक साहब होते थे, वो वहाँ पर उनका दुबई में बड़ा कारोबार था उसका, इसका शोरूम का, तो अक्सर कहते थे कि ये बलोच बेचारे वहाँ से भागे भागे आते थे, आके हमसे कुछ पैसे ले जाते थे, और फिर जाके 74 की बातें कर रहा है, और फिर जाके वहाँ से कुछ 2-3 बकरे ज़िबा किए, उसका एक वो काग बनाया और साथ एक सब्जी बनाई, कुछ ज़िंदगी के दिन गुजार लिए। तो बड़ी मुश्किल सा काम होता है इस तरह की, अगर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट ना कर रही हो, और वो भी गवर्नमेंट जो कि आपकी एंटीगनाइज गवर्नमेंट हो। अफगानिस्तान में अब इंडिया का अखल दखल ख़त्म हो गया। इंडिया का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है उसका ईरान वाला। अब पिछले दिन मैंने एक बड़ी अजीब बकरी ईरानियन TV पर रिपोर्ट देखी है, वो बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। ईरानियन TV ने कहा है कि, और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी खबर है कि इंडियन जो वहाँ पर लोग काम करते हैं, वहाँ पर उस मतलब वो काम करते हैं वहाँ, उसमें चाबार में काम करते हैं, जायदान में काम करते हैं, उसके और बहुत जगह पे काम करते हैं। मतलब जो जायदान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मैंने देखा है, वो कहते हैं दे आर स्पाइंग फॉर इजराइल। अच्छा, अब वो हमारे साथ उनकी दोस्ती है, लेकिन हमारी सारी खबरें जो हैं, और उसके रिपोर्ट के अंदर उन ईरानियों ने कहा है कि ये जो हमारा एटमी प्रोग्राम का जो चीफ मारा गया है, वो इंडियंस ने जासूसी की थी इसराइल को, और उसको बताया था, और बाकायदा उसको, और उसके ये 2 दिन पहले की रिपोर्ट है ईरानियन TV के ऊपर, और वो बाकायदा उन्होंने डिटेल्ड के साथ इसको, वो फारसी में थी, तो मैं आज सोच रहा था कि उसको चलाऊंगा, लेकिन कल अगर हम कोशिश करेंगे कि CPAC और इस रिपोर्ट के ऊपर भी हम जिक्र करें कि इंडिया के जो दोस्ती के अंदर वो जो ना मुंह में बगल में छुरी मुंह में राम राम, वो अंग्रेज ने बनाया। अगरचे वो हिंदू कहते हैं कि अंग्रेज ने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया था, लेकिन वो बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त सबसे बड़ा, और ये उनकी एक, उनको इंटेलिजेंस को कहते हैं इतलात ईरानी, और ये उनकी इतलात की रिपोर्ट थी
کہ انڈینز جو ہیں ایران نے جن کو اتنا ان کو دیا سپورٹ کیا، ایران کے ساتھ وہ رہے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو زرنج سے لے کے چابہار تک جو روڈ بنائی ہے، اور اس روڈ کے اوپر دو مختلف قسم کے انہوں نے اکنامک زون بنائے ہیں، ان میں جتنے انڈین ہیں بیسیکلی اسرائیل کے جاسوس کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خبر تھی، میرا خیال ہے ہمارے پاکستان کے ٹی ویز کو بھی اٹھانا چاہیے، کیونکہ ظاہر بات ہے اگر آپ کو تھوڑا بہت ہمسایوں کے ساتھ بہتر تعلقات بنا سکتے ہیں، بے شک وہ ایران ہی کیوں نہ ہو، تو تب بھی آپ کو بنانے چاہیے، تاکہ اور کچھ نہیں تو کم از کم آپ کی یہ ویسٹرن اور اس کے بعد یہ جو سدرن بارڈر ہے یہ کم از کم آپ کا سیف ہو جائے۔ تو یہ اصل میں یہ تھوڑا بہت ٹھک 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 چلتا رہے گا، اور سی پیک جب تک مکمل افیکٹو نہیں چلنا اس وقت تک یہ نہیں یہ ہوتا رہے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، روڈ ہم جب نکالتے تھے نا، میں آپ کو ایک روڈ ہم نے نکالی تھی کٹ مڈائی کی، تو میں کہتا کہ اگر ایک دفعہ گاڑیاں چلنا شروع ہو جائیں گی تو پھر اس روڈ کو کوئی نہیں روک سکتا، پھر لوگوں کا اس میں انٹرسٹ میں ہے۔ سی پیک وہی آپ کو یاد ہوگا جب موٹر وے بنی تھی کتنی مخالفت تھی، موٹر وے یا جنگلہ بس دیکھ لیں نیٹس وے، ایک دفعہ سی پیک چلنا شروع ہو گیا نا یہ روڈ، پھر اس کو سٹیکس آ جاتے ہیں، لوگوں سٹیکس آ جاتے ہیں اور اس نے چلنا ہی، اس کی وجہ سے کتنے لاکھوں لوگوں کا روزگار بھی ہے۔ ناظرین لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے جسٹس فائز عیسیٰ نظر ثانی درخواستیں خارج کرنے والے ججز کا تفصیلی فیصلہ، اس کے اہم پوائنٹس۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی درخواستیں خارج کرنے والے ججز کا تفصیلی فیصلہ جاری ہو گیا ہے۔ اہم نکات کیا ہیں، کیا اس میں باتیں کی گئی ہیں، اور یہ صاحب 100 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریر کیا، اس میں جسٹس منیب اختر کا اضافی نوٹ بھی شامل ہے، جبکہ باقی جو ججز ہیں جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی محمد امین نے اس میں درخواستیں جو خارج کی تھیں، لیکن بڑے اہم پوائنٹ ہیں، نکات ہیں، وہ میں آپ سے کہوں گا کہ ذرا بتائیں کہ اس میں سب سے بڑا جو نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا جو نقطہ جو ہے وہ کہتے جو ہیں کہ میں آپ یہاں پر سمپل سی بات بتا دوں، جیسے عمر عطا بندیال جب چیف جسٹس ہیں انہوں نے لکھا ہے یہ فیصلہ، It is admitted that the 3 London properties belonging to Mrs. Issa, Sarina Issa likha, and her children, that 2 of the properties, namely 40 Auckland Road and 90 Adelaide Road, were purchased in 2013 when the learned petitioners was holding the public office as the Chief Justice of Pakistan High Court. And the properties were undeclared in the wealth statement of Mrs. Issa and the learned petitioner. انہوں نے کہا یہ 4 پراپرٹیز جو ہیں یہ اس وقت خریدی گئی ہیں جب قاضی عیسیٰ صاحب جو تھے چیف جسٹس تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے، اور مسز عیسیٰ اور ان کے بچے جو تھے ان کی ویلتھ سٹیٹمنٹ میں نہ قاضی عیسیٰ نے ان سٹیٹ کو اپنا کو ذکر کیا اور نہ مسز عیسیٰ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ دے آر آنسریبل ایٹ دا بیئر منیمم اگینسٹ دا سیم بینچ مارک اپلائڈ ٹو آرڈنری پبلک سرونٹس، کہ جس طرح ایک عام بیوروکریٹ ہے، ایک عام جج ہے، ایک عام جرنیل ہے، اس کو اس بات کی کے لیے آنسریبل ہونا پڑے گا، ویسے ہی ان کو بھی آنسریبل ہونا پڑے گا۔ اس نے کہا ہے کہ اصغر خان جج کیس کے اندر باقاعدہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ججز ور ڈکلیئرڈ ٹو بی ان دا سروس آف پاکستان اینڈ دیٹ بیکاز ججز آکوپائی این آفس ان کنیکشن ود دا افیئرز آف دا فیڈریشن، تو ان کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سب سے اہم ترین بات یہ کی ہے کہ ججز اور عوام دونوں آنسریبل ہے، لیکن ججز کا فورم علیحدہ آنسریبل ہونے کا، اس کے لیے انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل نے لکھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات جس کے اوپر اصل میں 6 اور 4 کی آپس میں ہوئی تھی، انہوں نے ایک کیس بھیجا تھا ان کا براہ راست اس کو اپنا ایف بی آر کو، اس کی جائیدادوں کا آپ جائزہ لیں، جس کے خلاف جسٹس قاضی عیسیٰ جو تھا وہ اپیل میں چلے گئے تھے کہ میرا کیس وہاں پر کیوں بھیجا ہے۔ اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بھیجا گیا ہے 184(3) کے تحت یہ کیس جو تھا، یہ تو the court held that the judicial direction issued to FBR under Article 184(3) and 197 of the Constitution was factually and legally well founded. اور انہوں نے پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے دنیا بھر کے انڈیا کا، کینیڈا کی، باقی ججز کی ججمنٹ کوٹ کی،
उन्होंने पाकिस्तान के जजमेंट कोट किए, उनमें PLT 160 सुप्रीम कोर्ट in which the court adjudicated on a charge of tax evasion leveled against a high court judge and recommended his removal thereon. एक हाई कोर्ट जज को रिमूव किया, इसके अंदर जस्टिस अखलाक हैं, ठीक। उसके बाद they also referred the case titled the President versus Mr. Justice Shaukat Ali PLD and SJC applied the principle of the company law to recommend the removal of the high court judge. वो कहते ये हैं कि सरीना ईसा वहां जाएं, अपनी ट्रेल दे, सही, अगर वो ट्रेल साबित कर लेती हैं तो बिस्मिल्लाह, और अगर वो ट्रेल साबित नहीं कर सकती तो फिर पूछा जाएगा अब बताइए कि ये पैसा कहां से आया। अब फिर किससे पूछा जाएगा? पब्लिक ऑफिस। फिर उन्होंने कहा है कि सिमिलर एग्जांपल्स आर अवेलेबल इन द फॉरेन जुरिस्डिक्शन सच एज इंडिया एंड कनाडा। इसमें उन्होंने एक केस दिया, अटेंडिंग द जस्टिस Soumitra Sen of the Calcutta High Court was charged with appropriating around 33 lakh as a court-appointed receiver in 1993. He was found guilty by an inquiry committee constituted by the chairman of the Rajya Sabha. अच्छा जी. On 10/9/2010 and he later resigned. उन्होंने कहा कि उन्होंने कमेटी जैसे बनाई तो उन्होंने कहा भाईजान मेरा रिजिग्नेशन, तो मैं वहाँ पेश नहीं होता हमारे सभा के अंदर। और उन्होंने कहा the assertion that she could fully explain the source of the funding of the property was implicit in her statement. Equally, her stand acknowledged, उसने दावा किया था कि मैं तो फिर आपको FPR जाने में क्या तकलीफ है, आप क्यों नहीं जाते हो? उन्होंने कहा आप वहाँ पर FPR जाएं। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने सूरह बनी इसराइल की ये आयत जो है ये इसके अंदर कोट की है। क्या तर्जुमा उसका? मैं आपको बताता हूँ, आयत पढ़ देता हूँ। वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़रियतन अमरना मुतरफ़ीफ़ा फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहिल क़ौला फ़दम्मरना तदबीरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हम किसी बस्ती की हलाकत का इरादा कर लेते हैं तो वहाँ के खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं कि वो उस बस्ती में खुली नाफरमानी करने लगते हैं, और जब उनकी बात साबित हो जाती है तो फिर हम उस बस्ती को तबाह कर देते हैं। और ये खास तौर पर उन्होंने कोट किया है कि अगर बड़े लोग जो हैं, अगर बड़े लोग खा वो जज हों खा कोई और हों, वो अगर खुली नाफरमानी इस तरह की करें और अवॉइड करें कानून का सहारा लेके और जुडिशल उसका सहारा लेके, तो फिर उसका मतलब यह है कि एक वक्त ऐसा आता है कि ये बस्ती जो है ये तबाही और बर्बादी के किनारे पहुंच सकती है। इसमें असल मसला ये है, अब ये देखें, एक तो ये है कि जज में अगर 17 हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के, तो 5 उस तरफ लगा लें, 4 इस तरफ लगा लें जिन्होंने फैसला किया। अब जब 5 आप पूरे 10 लगा लेंगे, एक उसमें जो रिटायर हो गए हैं मलिक साहब जो हैं, जिसके बारे में उनके बारे ये भी उन्होंने कहा है कि 5-6 की जजमेंट का भी एक कन्फ्यूजन दिया है कि वो रिटायर हो चुके थे, तसद्दुक़ किए कि नहीं किए, उसको कन्फ्यूजन को छोड़ दें। 5 और 4 9, बाकी रह गए 8। अब बाकी या तो 8 जजों का बेंच बनेगा मुकम्मल तौर पर इनको निकाल के, अच्छा, क्योंकि 4 और 5 एक तरह, तो बाकी 8 चीज़ों का बेंच बनेगा कि वो क्या फैसला करते हैं इसके ऊपर, या पूरा एक फुल कोर्ट बेंच बनेगी। क्योंकि अब ये मसला जो है ये अब ऐसे एंटेंगल्ड हो गया, क्योंकि काजी फायद इस्सा साहब का फैसला जब बड़े लोगों ने खुशियां मनाई थी और धमाके मारे थे, मैं उस वक्त भी कहता था कि फैसला बड़ा कमज़ोर फैसला है, क्योंकि 40 सफ़े उन्होंने अखलाकियात का दर्स दिया, ये किया वो किया, ये होना चाहिए, जज को अकाउंटेबल। आखिर में उनको कहा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में फायद ईसा की बीवी में सरीना ईसा जो है ये एक इंडिपेंडेंट फाइल होल्डर है, तो जज का कोई उस पर इख्तियार ही नहीं। तो अगर ये उसका कोई रीजन नहीं दी उन्होंने कि फिर बाकी लोगों पे नैब का कानून क्यों लगता है, फिर नवाज शरीफ के औलाद पे क्यों लगता है, फिर जरदारी की औलाद पे क्यों लगता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये बड़ी आसानी से टूट जाएगा। उसमें भी आपको मैंने कहा था कि अगर ये इसका भी फुल बना तो पूरा बहाव ये होना चाहिए था उसका, पूरे फैसले का 40 सफ़े जो उन्होंने इतनी शानदार तकरीरें की, इंसाफ की, अदल की, दुनिया की, बहुत जाना चाहिए था। ओके, सरीना ईसा चूंकि एक ईमानदार खातून है इसलिए उसको फौरन FPR के सामने अपनी मनी ट्रेल दे देनी चाहिए ताकि जजों की इज्जत बहाल हो सके और लोग जजों पर एतमाद कर सकें। लेकिन उन्होंने उसको अवॉइड कर दिया, इनकम टैक्स के कानून का बहाना लेके और प्रोसीजरल चीज़ों का बहाना लेके। ये प्रोसीजरल चीज़ें ज़्यादातर काउंट नहीं किया करती जुडिशरी के अंदर, ये रह जाती करती हैं। ये फैसला आने के बाद चले जी देखते हैं आगे क्या इसका पेशरफ्त होती है, इसके अंदर इसको किस तरीके से आगे सुना जाता है। या प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए मौज़ूआत के साथ, नई खबरों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।